अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोर्ड के जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको एजुकेशन है, तो एजुकेशन का पेपर जैसे कि 11 दिसंबर को है, तो यहाँ पर मैं आपको एक तो बताऊंगा आपका पेपर पैटर्न किस हिसाब से रहने वाला है और आपने एक ही दिन में लास्ट डे में किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है ताकि आप इजिली पास हो सको। अब आपका पेपर पैटर्न चेंज हुआ, पहले आपको 100 मार्क्स का पेपर आया करता, अब आपको 80 मार्क्स का पेपर आएगा। तो कैसे क्या कुछ करना है, कुछ यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, जिन स्टूडेंट्स को बाकी सब्जेक्ट्स का पेपर जैसा कि जियो हो गया या बाकी कोई और, तो हो सकता है आपके वीडियो ना आ सके, तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखो। वहां पर एक तो जियो का मैंने ऑलरेडी पीडीएफ फाइल शेयर किया हुआ है लास्ट 5 ईयर में जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो वो आप ज्वाइन करके रखो। उसकी लिंक आपको पिनड कमेंट में मिल जाएगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। एजुकेशन जैसा आपका सब्जेक्ट है, पहले आपको जो पेपर आता था बोर्ड की तरफ से वो 100 मार्क्स का था, बट इस बार आपको 80 मार्क्स का आएगा। तो आपके टोटल 8 यूनिट है। जैसा पहला यूनिट 10 मार्क्स का, सेकंड यूनिट ये भी 10 मार्क्स का, तीसरा यूनिट ये भी 10 मार्क्स का, फोर्थ यूनिट ये भी 10 मार्क्स का, फिफ्थ यूनिट ये भी 10 मार्क्स का, सिक्स्थ यूनिट ये भी 10 मार्क्स का, ये यहाँ पर नया ऐड हुआ है। सेवंथ यूनिट स्टैटिस्टिक एंड एजुकेशन, इसमें ये चीजें पूछी जाती हैं, बहुत से बच्चों को टफ लगती हैं, ये मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ करना कैसे होता है। इसके 10 मार्क्स। लास्ट 8th यूनिट जो है ना आपका पीस एंड वैल्यू एजुकेशन, ये आपका 10 मार्क्स का है, बट यहाँ से आपको 2 पैसेजें पूछी जाएंगी, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ से आपको याद कुछ भी नहीं करना है, आपको पैसेजें होंगी, ऊपर से ही फिर आपने आंसर निकालने होते हैं। कैसे करना है, क्या कुछ करना है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ये हो गया आपका सिलेबस। देखते हैं आपका पेपर पैटर्न। देखो, आपका यहाँ पर एजुकेशन का पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर आएगा आपको बोर्ड की तरफ से, 29 आपके पास मार्क्स रहने वाले हैं। अब जैसा कि 15% सिलेबस में रियलाइजेशन आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 68 मार्क्स। 68 करेक्ट हुए तो बन जाएंगे 80 मार्क्स। पास मार्क्स की बात करें, आपके पास मार्क्स तो 29 है, बट अगर आपके करेक्ट 25 हुए वो कन्वर्ट होकर 29 बन जाएंगे और आप पास हो जाओगे। अब पास करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। ईजी क्यों है, यहाँ पर देखो, सेक्शन ए में आपको टोटल 14 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इजी होते हैं। एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करूंगा, बट हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, रात को लेट तक शेयर हो जाएगी। बट तो यहाँ पर पहला आपका क्या जाता है, 14 एमसीक्यू करना। जैसे इस तरीके से आपको व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एजुकेशन, फिर आपने यहाँ पर आंसर निकालना है क्या कुछ है, ऐसे आपको टोटल 14 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। सेम टू सेम इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। जैसे ही 14 एमसीक्यू कंप्लीट हुए, आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस होंगे पैसेज बेस्ड, 5 मार्क्स ईच। जैसा कि यहाँ पर ये पैसेज दी है, फिर नीचे आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए, यहाँ इन क्वेश्चंस का आंसर ऊपर से ही निकालना है। ऐसे एक पैसेज, इसके यहाँ पर 5 मार्क्स, फिर दूसरी पैसेज, इसके यहाँ पर 5 मार्क्स, टोटल बन जाएंगे आपके 10 मार्क्स। यहाँ से एमसीक्यूज प्लस पैसेज के आपको टोटल मिला के 24 मार्क्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट होता है। सेक्शन सी में आपको टोटल 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच। ये 7 क्वेश्चन इस तरीके से पूछ जाएंगे जो आपको 7 मार्क्स ईच होगा। फिर यहाँ पर आपको सेक्शन डी स्टार्ट होगा, जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 क्वेश्चन, 4 मार्क्स ईच। इस तरीके से आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 3, 6 मार्क्स ईच, बट यहाँ पर चॉइस में होंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, कैलकुलेट मीन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डेटा बाय लॉन्ग मेथड, कुछ भी हो सकता है। ऐसे आपने यहाँ पर क्वेश्चन मिला होगा, इसका आंसर करना है। ये नहीं आता आपको, आर में कुछ और दिया जाएगा, जैसा मीन नहीं आता तो मीडियन दिया जाएगा, कुछ ना कुछ और दिया जाएगा। फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 ये दिया है, आर में ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 ये दिया, आर में ये दिया है। तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब आप बोलोगे इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन कैसे, सिलेबस तो चेंज हुआ है। देखो, सभी यूनिट चेंज नहीं हुए हैं। अब जो चेंज हुए हैं तो वो ठीक है, जो आपके यहाँ पर ऐसे यूनिट्स हैं जिनका अभी भी सिलेबस आपका सेम है, तो वो यहाँ पर मैं आपको उन्हीं के इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। जैसा कि यूनिट 1 कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन, ये यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर आ जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2022, इसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर यहाँ पर स्टैटिस्टिक इन एजुकेशन में जैसा आपने सिलेबस देखा होगा, क्या कुछ पूछा जाता है वो कुछ इस तरीके से ही होता है। जैसा यहाँ पर ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए, क्योंकि ये तो सिलेबस पूरा सेम ही है ना 7th यूनिट का, तो ये यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आपका जो 8th यूनिट है पीस एंड वैल्यू एजुकेशन, यहाँ से तो पैसेज ही आएंगे, क्वेश्चन याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका हो गया रिपीटेड क्वेश्चन का काम भी खत्म। अब यहाँ पर जो आपका यूनिट नंबर 7 है, क्योंकि यहाँ से तो आपको ज्यादा क्वेश्चन याद नहीं करने, यहां से आपको सिंपली कोई डेटा दिया जाएगा, वो डेटा आपने या तो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन वगैरह बनाना है, या फिर आपने मीन मीडियन मोड निकालना है। उसको कैसे करना होता है ये यहाँ पर आप डिटेल में वीडियो देखो। वीडियो ये वाला पुराना मैंने ऐड किया है, इसकी क्वालिटी थोड़ा हाई रखना, वॉल्यूम हाई रखना, बाकी पूरा सब सेम है। तो आपको जो क्वेश्चन आता है ज्योमेट्रिक फॉर्म में, कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, डेटा दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आपने बार डायग्राम बनानी है। तो आपने क्या बनानी है, बार डायग्राम। अब यहाँ पर टैब पर लिखना थोड़ा सा मुझे हार्ड लगता है, मतलब इतना ज़्यादा लिखा नहीं है, तो जैसा लिखूंगा थोड़ा मैनेज कर लेना। अब बार डायग्राम में आपको कोई डेटा दिया जाता है, मैं आपको किसी चीज़ की एग्जांपल दूंगा, आप समझ लेना। अब आपको डेटा दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बनाता हूँ डेटा, पहले प्रोवाइड करता हूँ।
आपको यहाँ पर बोलेंगे कुछ रोल नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर बोलेंगे इन रोल नंबर्स के मार्क्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स का कुछ टेस्ट हुआ तो यहाँ पर इनको इन रोल नंबर्स को क्या मार्क्स मिले वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर 1 है, इसको मिले 15 मार्क्स, रोल नंबर 2 है, इसको मिले 10 मार्क्स, रोल नंबर 3 है, इसको मिले 16 मार्क्स, रोल नंबर 4 है, इसको मिले 5 मार्क्स, रोल नंबर यहाँ पर 5 है, इसको मिले 2 मार्क्स एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पर हमने इसके लिए क्या बनाना है, बार डायग्राम बनानी है। एक होता है सिंपल, आपको एक तरह की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसकी बार डायग्राम कैसे बनते हैं, कभी दो फ्रीक्वेंसी दी जाती है, उसकी बार डायग्राम भी कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। तो पहले हम एक की करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आपको पहले ये बनाना है सेम ऐसा ही, इसके साथ इसमें अब क्या करना है, यहाँ पर आपने मार्क्स लिखने हैं। ये वाला जो एरिया आपको आ जाता है यहाँ पर आपने क्या लिखने हैं, मार्क्स। इसके जो यहाँ पर मार्क्स वाले हैं ये मार्क्स आपने यहाँ लिखने हैं, और ये वाला जो आपका आ जाता है यहाँ पर आपने रोल नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, रोल नंबर जब लिखने हैं, हमारे रोल नंबर 1 से लेकर 5 तक स्टार्ट हैं, तो ये रोल नंबर यहाँ पे लिखने हैं। मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5। अब हमें मार्क्स लिखने तो मार्क्स मैंने यहाँ लिखे। अब जैसे कि मुझे मार्क्स अप टू 16 और सबसे छोटा 2 है, तो अब मैं क्या करूँगा, 2 के गैप के लिखूँगा। 2 यहाँ लिखा, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, ज़्यादा 16 चाहिए वही लिखूँगा मैं यहाँ पर भी। अब हमने क्या करना है, बार डायग्राम के लिए रोल नंबर 1 को 15 मार्क्स मिले हैं। अब मैं क्या करूँगा, रोल नंबर 1 जो यहाँ पे है इसके साइड से होके जाऊँगा। अब रोल नंबर 1 को मिले हैं 15 मार्क्स, मैंने क्या किया, यहाँ पे खींचा लाइन, 14 के ऊपर थोड़ा 15 होगा। अब यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे बिल्कुल ये हमारी पहली बार बन गई। अब ऐसे जाएंगे रोल नंबर 2 के लिए, रोल नंबर 2 को कितने हैं, 10 हैं, तो अप टू 10 तक जाएंगे। जैसा ये मैं लेके गया, मुझे लेके जाना है 10 तक, 10 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे मैंने खींचा और यहाँ पे मैंने खींचा, 2 हमारा हो गया। अब हमें रोल नंबर 3 का बताना है, इसको 16 है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे खींचा इसको और ऊपर लेके गया यहाँ तक, और यहाँ पे मैंने ये खींचा और यहाँ तक मैं लेके आया, हो गया 16। फिर रोल नंबर 4 को 5 है, रोल नंबर 4 को हमारे 5 तक, ये 4 की थोड़ा सा ऊपर होगा, एंड ये हो गया। एंड रोल नंबर 5 को 2 है, और ये तो बिल्कुल इस हिसाब से 2 के बराबर बन गया। ये हमारी बार डायग्राम बन के तैयार हो गई। अब आपने क्या करना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ये जो आपने डिस्टेंस रखना है, ये वाला ये बराबर होना चाहिए, ये वाला बराबर होना चाहिए, ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल मिस्टेक चलेगी, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारी बार डायग्राम है सिर्फ और सिंपल सिंगल फ्रीक्वेंसी की। अब कभी कभार क्या होता है, हमें डबल फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, जैसा कि यहाँ पर हमें दिए गए हैं रोल नंबर्स, एंड यहाँ पर बोला गया है स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स हैं, और यहाँ पर बोला गया है इसको इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं। अब ये हमारे रोल नंबर्स हैं, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब इस बंदे को इकोनॉमिक्स में मार्क्स हैं 10, 2, 8, 6, 4। अब इसको कितने हैं इंग्लिश में, अब इसी स्टूडेंट को रोल नंबर 1 को इंग्लिश में है 5, इसको यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है। अब हमने इसकी बार डायग्राम कैसे बनानी है वो भी देख लो, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने थोड़ा सीखना है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, पहले नीचे रोल नंबर्स लिखे, रोल नंबर सेम है, वही रोल नंबर मैंने 1 लिखा, बट गैप थोड़ा ज़्यादा देंगे। यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 5 लिखा। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पर मैं इकोनॉमिक्स के लिखूँगा, रोल नंबर 1 को पहले यहाँ पर हम यहाँ हमारे क्या चाहते हैं, रोल नंबर, ये बताना भूल गए दोबारा से, और यहाँ हमारे आ जाएंगे मार्क्स। अब यहाँ पर मैंने रोल नंबर लिख के मार्क्स लिखूँगा, मार्क्स में स्टार्ट करूँगा 2, 4, 6, 8, 10। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले रोल नंबर 1 को कितने मार्क्स हैं इकोनॉमिक्स में, 10 हैं, तो मैं 10 तक लेके जाऊँगा कि क्योंकि इसको कितने मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हैं। एंड इसी को इंग्लिश में कितने हैं, 5 हैं, तो जो इंग्लिश में 5 हैं हम क्या करेंगे, इसी को यहाँ पे आधा पोर्शन इसका इसका रह जाएगा इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश को मैं रखूँगा 6 के बिल्कुल आसपास ये। एंड फिर इसी बंदे को 2 मार्क्स हैं इकोनॉमिक्स में, कोई और बंदा है ये 2 मार्क्स, बट इसी बंदे को यहाँ इकोनॉमिक्स में कितने आ जाते हैं, 10 मार्क्स, तो मैं इसी के लिए इसका एक और पार्ट बनाया, ये मैंने 10 कर दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास 2 हैं, एक इकोनॉमिक्स एक इंग्लिश है, तो 2-2 बन रही हैं, जैसे एक ये बन रही है, एक ये, एक ये, एक ये, तो यहाँ पर कितनी कितनी बन रही हैं, 2-2 बन रही हैं। अब इस हिसाब से हम देखेंगे रोल नंबर 3 को कितने हैं, 8 मार्क्स हैं, तो हम जाएंगे यहाँ 8 तक। अब रोल नंबर 3 को इसमें कितने हैं, 5 मार्क्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 तक जाएंगे कि चलो जी 5 मार्क्स यहाँ तक इसको हैं, यह आ गया 5। अब हम जाएंगे इसमें, इसको कितने मार्क्स आ जाते हैं, रोल नंबर 4 को 6 मार्क्स हैं, तो हम 6 तक जाएंगे, ये हो गया हमारे 6। एंड इसी को यहाँ पर कितने मार्क्स हैं, यहाँ भी 6 हैं, तो ये भी हमारा अप टू 6 ही रहेगा। ऐसे हमने रोल नंबर 5 का बनाना है, रोल नंबर 5 को कितने मार्क्स हैं, रोल नंबर 5 को 4 मार्क्स हैं, पहले हम लेके गए 4 मार्क्स तक, चलो जी ये लेके गए, और दूसरे के साथ हम कितने लेके गए, 2 मार्क्स तक, ये लेके गए। तो ये हमारी बन गई बार डायग्राम जब हमें 2 का फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि 2 को हम कैसे बनाते हैं। अब सेकंड हमारी आ जाती है, और फ्रीक्वेंसी किसी हिसाब से पूछी जाए, 3 की पूछे आप किसी को 3 ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब हम देखते हैं पाई डायग्राम, नेक्स्ट आपको आ जाता है, नेक्स्ट आपको आता है पाई डायग्राम। अब पाई डायग्राम को आपने कैसे बनाना होता है
वो भी अच्छे तरीके से देख लो, कोई मुश्किल नहीं है। पाई डायग्राम क्या होती है? पाई डायग्राम आपका एक किस्म का सर्कल होता है। इस हिसाब से इसमें हमने डेटा प्रोवाइड करना होता है। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जो हमारा सर्कल होता है इसका जो एरिया होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी हमें ये ज़रूरत पड़ने वाला है। अब यहाँ पर देखो, इसका मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल कम चीज़ें रखूंगा ताकि आप इजीली समझ सको। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि यहाँ पर हमारे पास बुक्स, किसी स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर बताया जा रहा है कि इसको पूरे साल में बुक्स पर कितना खर्चा आया। फॉर एग्जांपल इसको बुक्स पर आया 1080 रुपीज़, एंड इसी बच्चे को पेन पर कितना टोटल खर्चा आया, तो इसको आया 360 रुपीज़। अब इसी बच्चे को यहाँ पर फीस पे कितना खर्चा आया, जो उसने फ़ीस पे की, समझो फ़ीस पे इसको टोटल खर्चा आया 720 रुपीज़। अब हम यहाँ पर करेंगे टोटल कितना बना, अगर हम टोटल कैलकुलेट करेंगे हमें आएगा 2160 रुपीज़। अब टोटल की क्यों ज़रूरत है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ सब कुछ। देखो हमें यहाँ पर बुक्स में खर्चा कितना आया, जैसा मैंने आपको अभी बताया 1080 रुपीज़ खर्चा आया। बट अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करनी है, हमें बुक्स जो है वो कितना बनता है। बुक्स का अगर हमें 1080 रुपीज़ खर्चा आया, डिवाइड करना है टोटल के साथ, जो टोटल हमें 2160 है, और इनटू करना है 360, क्योंकि 360 हमारा क्या है, यहाँ पर इसका एरिया जाता है। इस हिसाब से हमें क्या हुआ, बुक्स का यहाँ पे 1080 इन टोटल 2160 इनटू हमें बुक्स का अगर ये एरिया आ गया 360। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो कैलकुलेशन के लिए आप सिंपल कैलकुलेटर साथ रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करें। बट आप अगर यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करोगे भी तो आपको यहाँ पर इसका कितना आएगा, इसको कट करोगे आपको आ जाएगा 0.50, इसको मल्टीप्लाई करोगे 360 के साथ, तो यहाँ पर आपको बुक्स का आ जाएगा 180। इस हिसाब से आपने लिखना है। ऐसे ही आपने पेन का लिखना है, जैसा कि पेन का आप क्या लिखोगे कि पेन का हमें तो टोटल 360 आ गया, डिवाइड करेंगे टोटल 2160 के साथ, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 360 जो इसका एरिया जाता है, इसका आपको अप्रॉक्सीमेटली 60 तक बन जाएगा, 59 पॉइंट समथिंग बट बन जाता है 60 तक। ऐसे ही आप करोगे, चलो जी फीस हमें 720 बनती है, टोटल हमारा जाता है 2160 रुपीज़, इंटू करेंगे 360 जो हमारा एरिया है सर्कल का, तो इसका आप कट कटा के करोगे तो यहाँ पर आपको बन जाएगा इसका 120। अब आपने क्या करना है, पाई डायग्राम पे ये चीज़ें पूरी लोकेट करनी है। किस हिसाब से करोगे, देखो टोटल एरिया आपको कितना आ जाता है 360। अब मैंने आपको बोला बुक्स का कितना आ गया 180 डिग्री, तो 360 का हाफ कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब है यहाँ पर हम इसको बिल्कुल हाफ करेंगे, ये जो 180 डिग्री है ये हमारी बुक्स आ जाती हैं, ये हमारी क्या आ गई बुक्स, क्योंकि 360 डिग्री टोटल है, इसका हाफ 180 डिग्री क्या बन गई हमारी बुक्स बन गई, तो ये ऊपर हाफ हमारा क्या बन गया बुक्स का पोर्शन बन गया। अब सेकंडली हमें आ जाता है, एक तो पेन रह गई, दूसरा फीस रह गई, ये दोनों मिलकर 180 बनते हैं। अब इन दो को नीचे एडजस्ट करना है। अब इन सिंपल बताऊँ आपको, अगर आपको ज़्यादा मैथ नहीं भी पता, अगर हम सिंपली यहाँ ऐसे हाफ जाएंगे तो ये वाला 90 बन जाएगा, ये वाला 90 बन जाएगा, ठीक है। अब आप ये चीज़ देखो कि आपको ये वाला ज़्यादा है, तो 90 से ज़्यादा जो चीज़ है आपने थोड़ा बहुत इधर ज़्यादा खींचना है, ज़रूरी नहीं 100% परफेक्ट हो, थोड़ा ज़्यादा खींचना है। ज़्यादा कौन सा है, फीस है, तो आपने यहाँ पे फीस रख दी, 90 से ज़्यादा है, और 90 से कम वाला जो है वो 60 है, 60 में आपने पेन कर दिए, तो आपकी यहाँ पर पाई डायग्राम बन के रेडी हो गई। दोबारा मैं आपको बताऊँगा किस हिसाब से बनी हमारी पाई डायग्राम। तो ये हमारा था ओवरऑल, यहाँ पे ऊपर हमारी आ गई बुक्स, एंड यहाँ पे हमारी आ गई फीस, एंड यहाँ पे हमें आ गई पेन का। तो इस हिसाब से आपने पाई डायग्राम बनानी होती है। अब नेक्स्ट हमारे सामने है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डायग्राम में सबसे पहले आ जाती है हिस्टोग्राम, सबसे पहले आ जाती है हिस्टोग्राम। अगर आपने अभी अच्छे तरीके से बार डायग्राम देख ली तो हिस्टोग्राम आपको ईजिली आ जाएगी, वो उसी से यहाँ पर आगे बढ़ती है। हिस्टोग्राम किस हिसाब से बनाते हैं, क्या कुछ करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो हिस्टोग्राम में सबसे पहले, ये मैं आपको बेसिक ही चीज़ बताऊँगा, थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं बनाऊँगा ताकि आप इजीली कर पाओ। तो यहाँ पर आपको क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स के मार्क्स दिए हुए हैं, एंड यहाँ पर लिखे हुए हैं स्टूडेंट। अब समझो इस बात को इस हिसाब से कि यहाँ पर बच्चे जो हैं जिन 0 से लेकर 5 मार्क्स मिले हैं, 0 से लेकर 5 मार्क्स मिले हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जी, 4 स्टूडेंट्स हैं जिनको 0 से लेकर 5 मार्क्स मिले हैं। 5 से लेकर 10 मार्क्स, ये कितने स्टूडेंट्स हैं जी, ये 6 स्टूडेंट्स हैं। 10 से लेकर 15 मार्क्स, ये कितने स्टूडेंट्स हैं जी, ये 8 स्टूडेंट्स हैं। 15 से लेकर 20 मार्क्स तक, ये कितने स्टूडेंट्स हैं जी, ये 10 स्टूडेंट्स हैं। 20 से लेकर 25 मार्क्स तक, ये कितने स्टूडेंट्स हैं, ये 6 स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पर हमें हिस्टोग्राम में एक चीज़ होती है कि हमारी जो सीरीज़ होती है कंटिन्यूस होती है, जैसे कि 0 से 5, 5 के बाद डायरेक्ट 5 से ही 10, 10 के बाद डायरेक्ट 10 से 15, 15 के बाद डायरेक्ट 15 से 20, 20 के बाद डायरेक्ट 20 से 25। अगर आपकी सीरीज़ कंटिन्यू नहीं है, आपको बोला गया हिस्टोग्राम बनाओ, आपने क्या करना है, तो अगर आपको ये जो सीरीज़ है कंटिन्यू नहीं है तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है 1 से लेकर 4 तक ये डेटा है, फिर 5 से लेकर 8 तक ये डेटा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 के बाद ब्रेक है, फिर 5 आता है, तो इसमें आपकी हिस्टोग्राम नहीं बन पाएगी। 4 के बाद फिर 4 से होना चाहिए, तो इसलिए आपने क्या करना है, यहाँ आपने जो आपकी लोअर लिमिट है माइनस करना है 0.5, और इसको आपने प्लस करना है 0.5। अब क्या हो जाएगा, जब माइनस किया 1 से माइनस का 0.5 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.5 से ये बन जाएगा प्लस किया तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4.5।
अब जब इसको आपने 0.5 माइनस किया 5 से, तो 5 वाला 0.5 माइनस करोगे, ये बन जाएगा 4.5। फिर ये वाला 8 को आपने प्लस किया तो ये बन जाएगा 8.5। तो ये 4.5 यहाँ है, यही सेम 4.5 यहाँ बन जाएगा, ऐसे ही 8.5 से 8.5 यहाँ बन जाएगा। तो ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू बन जाएगी। जब आपको सीरीज़ कंटिन्यू नहीं होगी तब आपने ये काम करना है। अब यहाँ पर हमारे पास तो कंटिन्यू है, हम क्या करेंगे वो देख लो। देखो आपने सेम जैसा मैंने आपको क्या बोला था, बार डायग्राम जिसको आ गई समझो ये भी आ गई, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये वाला हमारा पोर्शन आ जाएगा स्टूडेंट्स का, और ये वाला जो नीचे है यहाँ पर हम लिखेंगे मार्क्स कि किस स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले हैं। सब डेटा हमारे सामने है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्टूडेंट्स, उससे ज़्यादा तो है नहीं। अब हम क्या करेंगे 10 तक ही जाएंगे। जैसा हमने यहाँ पे रखा 2, यहाँ पे रखा 4, यहाँ पे रखा 6, यहाँ पे रखा 8, यहाँ पे रखा 10, तो हम 10 तक ही जाएंगे। अब मार्क्स हमें कितने हैं, देखो यहाँ 0 हमारा है, 0 से 5 आ जाता है, 5 से 10 आ जाता है, 10 से 15 आ जाता है, 15 से 20 आ जाता है, 20 से 25 आ जाता है। ये चीज़ें हो गई। अब हमने क्या करना है, हमें पहले बोला गया 0.5 से 0 से लेकर 0.5 तक कितने हैं 4 हैं, 0 से 0.5 तक कितने हैं 4 हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इस हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि 0 से 5 तक कितने बन गए 4। फिर 5 से 10 तक कितने हैं 6, ये 5 है ये 10 है, तो इस तक कितने हैं यहाँ पर हमारे पास 6 हैं। तो ये हमारा बिल्कुल साथ में जुड़ता रहेगा, ठीक है। तो 5 से 10 तक कितने आ गए 6, फिर 10 से 15 कितने आ गए 8, तो 10 से 15 हमारे पास 8 हैं, तो ये हो गया ये बराबर 8 के। तो हमें यहाँ 15 पे लगाया, हो गया 10 से 15 8 बराबर 8 बन गए। अब यहाँ पर 20 से 25 कितने हैं 6 हैं, 15 से 20 कितने हैं 10, 15 से 20 10 थे, हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, ये आगे 20 तक। फिर हमें क्या है 20 से 25 कितने हैं 6 हैं, 20 से 25 6 हैं, तो हमने ये 6 हमारा ऐसे यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे बनाया। तो ये हमारी हिस्टोग्राम बन के तैयार हो गई। ये हमारी क्या बन गई हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम को आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। तो इसमें कंटिन्यू सीरीज़ होती है, ये क्या बन जाती है कंटिन्यू सीरीज़ के हिसाब से। तो ये आपकी बन के तैयार होगी हिस्टोग्राम। अब ये आपका काम हो गया हिस्टोग्राम का। अब उसके बाद आपको पॉलीगॉन आता है, वो बिल्कुल सिंपल है। हिस्टोग्राम आ गई तो पॉलीगॉन आ जाएगी। देखो जिसको यहाँ पर बार डायग्राम आ गई वो हिस्टोग्राम बना सकता है, अब जिसको हिस्टोग्राम भी आ गई वो यहाँ पर पॉलीगॉन भी बना सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। कोई भी आपको डेटा दिया जाए पॉलीगॉन बनाओ, आप बिल्कुल बना सकते हो। अब आपने क्या करना है पॉलीगॉन के लिए, समझो आपको सिमिलर डेटा दिया गया है, थोड़ा मैं यहाँ पर कट करता हूँ, थोड़ा सा आपको सब्र करना है। देखो आपने क्या करना है पॉलीगॉन के लिए, समझो आपको सिमिलर डेटा दिया गया है। अब इस डेटे के ऊपर आपने पॉलीगॉन बनाना है, किस हिसाब से बनाओगे क्या करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले समझो इकोनॉमिक्स के मार्क्स हैं, वही आपको दिए गए हैं इकोनॉमिक्स के मार्क्स, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये इकोनॉमिक्स के मार्क्स हैं, यहाँ हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये दोनों डेटा हमारे आगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इन सिंपल इसका मिड पॉइंट लेना है। 0 और 0.0 से 5 के बीच में इसका मिड पॉइंट क्या है, सेंटर का एरिया क्या है, तो वो 2.5 है। तो आपने यहाँ पे लिया 2.5 और यहाँ पे क्या रखा वही 4, यहाँ पे वही 4। अब आपने देखा 5 से 10 तक मिड पॉइंट क्या है, आपको आ जाएगा 7.5। अब आपने यहाँ पे लिखा 7.5, अब इसका यहाँ पर क्या है 6 है, वही सेम 6 रखना है। 10 to 15 तक कितना है 12.5, 12.5 का आपको कितना है, ये आपको 8 आ जाता है। एंड फिर आपको आ जाता है 15 से 20 के हाफ क्या है 17.5, एंड इसका आपको क्या है 10 आ जाता है। फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर 20 से 25 का हाफ क्या है, ये आपको 22.5 आ जाएगा, और इसका आपको कितना है 6 है, ये आपको आ गया। अब इसी हिसाब से पॉलीगॉन जो है आप सिंपली भी बना सकते हो। देखो पॉलीगॉन का एक और तरीका भी है, जो मैंने आपको मिड पॉइंट निकाले 2.5। देखो 0 से लेकर 5 के बीच में 2.5 क्या है, ये 5 से 10 7.5 क्या है, ये ऐसे 10 to 15 12.5 क्या है, ये जो रेड पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। 15 से 20 का आपको यहाँ पर सेंटर क्या जाता है 12.15 से 17.5। 20 से 25 के बीच में क्या जाता है, आपको आ जाएगा 22.5। अब आपने ये लाइन खींची इसके साथ, ये खींची इसके साथ, ये खींची इसके साथ, ये खींची इसके साथ, इसको हम बोलेंगे पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम। ठीक है, पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम ये हमारी है। अगर आपको पूछा जाए पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम बनाओ तो आपने इस हिसाब से बनानी है, सेम आपका डेटा है वो सेम निकालना है। अगर आपको सिंपल सिर्फ और सिर्फ पॉलीगॉन निकालना है तो आपने जो आपको ये डेटा दिया गया इसका मिड पॉइंट निकालना है, सेंटर निकालना है, ये हमारा हो गया। अब सेम आपने ये वैसी ही बनानी है जैसा आपने क्या किया, तो आपने यहाँ पे ऐसे बनाई, ऐसे बनाई। अब यहाँ पर आपको क्या थे मार्क्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पर वही मार्क्स आपने रखने हैं, बट मार्क्स आपने कैसे सबसे रखने हैं, यहाँ हमारा 0 आ गया, यहाँ हमारा 2.5 आ गया ये। अब उसके बाद हमें 7.5 आ गया, अब उसके बाद 12.5 आ गया, उसके बाद 17.5 आ गया, उसके बाद हमें 22.5 आ गया। अब यहाँ पर हमें कितना रखना है, वही हम रखते हैं 2 4 6 8 10, ज़्यादा ज़्यादा 10 जाएंगे बस हो गया। अब हमने क्या करना है पॉइंट यहाँ डालने, 2.5 तक कितना है 4, 2.5 का हम जाएंगे यहाँ पे 4, एंड 7.5 का 6, 7.5 है इसका हम लेके जाएंगे 6 तक। 12.5 का 8, 12.5 है इसका 8 हमें यहाँ पे आ जाता है लगभग, एंड थोड़ा यहाँ पे इधर उधर हो सकता है कोई मसला नहीं है। 17.5 का 10 है, 17.5 का तो हम यहाँ पे आएंगे 10 तक, एंड 22.5 का 6 है, 22.5 का 6 है, यहाँ पे आ जाएंगे ये। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे ऐसे ही ज्वाइन करेंगे, ये हमारा पॉलीगॉन बन के तैयार हो गया। इस हिसाब से आपने पॉलीगॉन बनाना है।
अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है ओग्यू। ओग्यू OGIVE। आपको या तो ओग्यू बोला गया है तब भी आपने सेम लिखना है, अगर आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करो बोला गया है तब भी आपने सेम लिखना है, क्योंकि ओग्यू को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करो भी बोलते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले आपने अलग से जगह बनानी है पूरा टेबल बनाने के लिए, बट आपको वहाँ से सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें दी जाती हैं। अब क्या कुछ दिया जाता है, बाकी क्या कुछ बनाना है देखते जाओ। सबसे पहले आपको दिया जाता है कोई भी यहाँ पर चीज़, जैसा मैं वही इकोनॉमिक्स के मार्क्स रखता हूँ आपके लिए, एंड यहाँ पर हम रखते हैं स्टूडेंट्स। आपको कोई भी डेटा दिया जा सकता है बट आपने इसी हिसाब से फिर बनाना है। आपको फॉर एग्जांपल बोला गया है कि बच्चों को 0 से लेकर 5 मार्क्स तक टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट को 5 से लेकर 10 मार्क्स हैं वो हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं, एंड ऐसे जिनको 10 से लेकर 15 मार्क्स हैं वो हमारे पास 8 स्टूडेंट्स हैं, एंड जिन बच्चों को 15 से लेकर 20 मार्क्स हैं वो हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, जिनको 20 से लेकर 25 मार्क्स हैं वो हमारे पास टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं। ये डेटा आपको दिया जाएगा। अब इस डेटे के साथ साथ आपको और डेटे की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि क्या, मैं थोड़ा लंबा खींचूंगा इसको। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम लेस दिन भी बोलते हैं, या तो हम इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट, अब ये क्या है, ये आपके पास है, इसको कहीं ज़्यादा दूर से ढूंढना नहीं है। जो हमारी ये वाली एरिया ना, ये चीज़, इसके अपर लिमिट को हम बोलते हैं लेस दिन भी, या फिर हम बोलेंगे इसको अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है इसकी, 5 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। इसकी अपर लिमिट क्या है, 10 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। इसकी 15 है, यहाँ 15 लिखेंगे। इसकी 20 है तो यहाँ 20 लिखेंगे। इसकी 25 है तो यहाँ पर हम 25 लिखेंगे। तो ये हमारी क्या है, इसको हम लेस दिन भी बोलते हैं या फिर हम अपर लिमिट बोलेंगे। देखो मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं आपको बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप इजीली इस एग्जाम में मतलब जो भी चीज़ें आपको पूछें आप उसको कर सको। अब ये लेस देन और अपर लिमिट है, इसमें आपने क्या करना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब आपको बात समझ थोड़ी थोड़ी आ जाएगी। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालनी है, लेस देन का मतलब क्या है, हम बोलेंगे जैसा कि हमने बोला 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 मार्क्स आए हैं 4 स्टूडेंट्स को। अब मैं आपको ये बात बोलूँ कि लेस देन 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को हैं, 5 मार्क्स से कम मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को हैं। तो अगर 0 से 5 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स को हैं तो लेस देन 5 मार्क्स भी 4 ही स्टूडेंट्स को होंगे। इसका मतलब है 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 5 से कम मार्क्स हैं। सेकंड बात मैं आपको पूछूंगा 10 से कम मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को हैं, तो ऐसे बच्चे जिनको 10 से कम मार्क्स हैं। 0 से 5 मार्क्स वो भी लेस देन 10 मार्क्स आता है, और 5 से 10 मार्क्स ये भी लेस देन 10 मार्क्स आता है। तो इसका मतलब है 4 + 6 ये दोनों को ऐड करेंगे हो जाएंगे 10, तो एस 10 हो जाएंगे, सॉरी। तो हमारे पास 10 से कम मार्क्स 10 स्टूडेंट्स को हैं। फिर हम देखेंगे 15 से कम मार्क्स कितनों को हैं, तो यहाँ ये पूरे बच्चे जो हैं ये सब आ जाते हैं, इनको 15 से कम मार्क्स हैं, तो इनका हमें टोटल कितना आ जाएगा, ऑलरेडी 10 हमें यहाँ तक मिला है तो इसको 8 साथ में ऐड कर देंगे हो जाएगा 18। अब हम बोलेंगे 20 से कम मार्क्स कितने बच्चों को हैं, तो ये पूरा एरिया जो है ये सब है हमारे पास 20 से कम मार्क्स, तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ तक 18 हुआ है, साथ में इस 10 को ऐड करेंगे हो जाएगा 28। अब हम बोलेंगे 25 से कम मार्क्स कितने बच्चों के हैं, यहाँ तक 28 हुआ है, इसको ऐड करेंगे 6 को, ये हो जाएगा 34। तो ये बन जाएगा हमारे पास पूरा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो जो हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। अब कैसे ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा इसको समझ लो। जैसा हमारे पास ये हमारी बन गई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे मार्क, तो ये हमें हमारा 34 आ जाएगा ये वाला। अब यहाँ पर हमें मार्क्स आ जाएंगे, मार्क्स हमारे कहाँ से स्टार्ट हैं, 0 से 5, जो अभी हमें ऊपर है 0 से 5। हम यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, यहाँ पे हमें 10, यहाँ पे हमें थोड़ा मैं इसको कट कर देता हूँ नीचे, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पे हमें 15, यहाँ पे हमें 20, यहाँ 25, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 ही हमें है तो 25 तक लिखेंगे। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें ये जो हमारा लेस देन है 5, लेस देन 5 के ऊपर फ्रीक्वेंसी क्या है 4 की, तो 5 के ऊपर फ्रीक्वेंसी क्या है 4 की, यहाँ पे हमें 4 आ जाएगा। एंड 10 पे कितना है, 10 पे 10 की है, ये 10 है तो इसको 10 के ऊपर 8 और 12 के बीच में होगा, यहाँ पे आ जाएगा सेकंड पॉइंट हमारा। फिर ऐसे हम देखेंगे 15 पे क्या है 18, 15 के ऊपर 18 आ जाएगा, इसको हम बराबर लेके जाएंगे 16 और 18 20 के बीच में। फिर हमें आ जाएगा 20 के ऊपर क्या है, 20 पे 28 है, ये 20 है तो 20 के ऊपर 28 हमें लगभग यहाँ आ जाएगा, और यहाँ 25 पे 34 है, ये 25 है, एंड यहाँ पे हम आएंगे 34 लेके, यहाँ पे 34। तो इस साइड में हमारी क्या है, ये वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हमें क्या आ जाता है टोटल ये पूरा, तो हम इसको यूज़ करते हैं एज अ अपर लिमिट जो हमारे लेस देन वाले मार्क्स हैं। अब इस लाइन को हम खींचेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे इसके साथ, इसको जोड़ेंगे इसके साथ, इसको जोड़ेंगे इसके साथ, ये हमारी अभी हुई एक तैयार। अब आगे का काम अभी हमें बाकी है। अब आगे का काम क्या करना है वो भी आप देख लो। देखो अभी हमने क्या निकाला, हमने निकाला यहाँ पे कि लेस देन और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमें यहाँ पर, और इसमें हमने अपर लिमिट यूज़ की, अब हम लोअर लिमिट यूज़ करेंगे और इसको हम बोलेंगे मोर देन। ठीक है, क्या बोलेंगे मोर देन, मतलब हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, थोड़ा ज़्यादा नहीं खींच लिया मैंने, तो अब हम यहाँ पर लोअर लिमिट यूज़ करेंगे। लोअर लिमिट हमारी क्या है, यहाँ पे 0 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे 0, 5, 10,
15, 20। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था, यहाँ पे हमने लेस देन लोअर लिमिट, यहाँ पे हमने अपर लिमिट यूज़ की थी, और अब यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर लोअर लिमिट कम वाली यूज़ कर रहे हैं। देखो लोअर लिमिट में हमने क्या समझना है, लोअर लिमिट में हमने ये समझना है कि 0 से ज़्यादा, मोर देन की बात है, 0 से ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चों को हैं, तो 0 से ज़्यादा होगी सफाई। तो हमें यहाँ पर 0 से ज़्यादा, देखो 0 से ज़्यादा कितनों को मार्क्स हैं, ये भी 0 से ज़्यादा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो सब बच्चों को 0 से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो हमारे पास 0 से ज़्यादा, अब इसकी हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, 0 से ज़्यादा कितने बच्चों को मार्क्स हैं, 34 बच्चों को 0 से ज़्यादा मार्क्स हैं। अब हम बोलेंगे नेक्स्ट कि हमारे पास ऐसे बच्चे जिनको 5 से ज़्यादा मार्क्स हैं, 5 से ज़्यादा मार्क्स कितनों को हैं, इस 4 को छोड़कर, इस 4 को छोड़कर बाकी सबको हमें 5 से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो वो कितने बनेंगे, 34 में से 4 निकाला, दैट इज़ 30। फिर हम बोलेंगे 10 से ज़्यादा मार्क्स किसको हैं, 10 से ज़्यादा मार्क्स किसको हैं, ये यहाँ तक आ जाता है, तो ये इसको छोड़ के ये पूरे जो हैं 10 से ज़्यादा मार्क्स हैं, इसका मतलब हमने 6 और माइनस करना है। जब हम इसमें से 6 और 30 में से 6 और माइनस करेंगे, हमारे पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा 24। फिर हम बोलेंगे ऐसे जिनको 15 से ज़्यादा मार्क्स हैं वो कौन से बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, 8 को माइनस करेंगे, जब 24 में से 8 निकाला हमें 16 रह जाएगा। फिर हम बोलेंगे ऐसे बच्चे जिनको 20 से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो 20 से ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चों के, सिर्फ 6 को, तो ये 6 रह जाएंगे। तो ये हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गया लोअर वाला और मोर देन वाला। अब हम यही फ्रीक्वेंसी यहाँ यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पर 0 पे कितना आता है, 34, 0 पे 34 आता है, तो हमारा जो पहला पॉइंट बनता है वो यहाँ पर, मैं इसे रेड पेन से यूज़ करूँगा, लगभग समझो यहाँ बनता है। फिर हमारा यहाँ पर 5 पे कितना है, 30, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे हम आ जाएंगे 30 पे। फिर हमारा 10 पे कितना है, 24, ये 10 है, 10 पे 24 कहाँ पे है, यहाँ पे। फिर हम आ जाएंगे 15 पे, 16 है, ये हमारा 15 है, 15 पे हमारा लगभग यहाँ 16 है, आसपास है। देखो यहाँ 15 था, यहाँ 16 है, 15 पे 16 है, तो थोड़ा आसपास है। अब हम जाएंगे 20, 20 पे कितना है, 20 पे हमें 6 है, ये 20 आ गए, 20 पे हमारा 6 है, 6 कहाँ, यहाँ पे है। अब ये हमारा इस हिसाब से बन जाएगा, ये और ये जो भी जहाँ होना, तो ये हमारा क्या बन गया, एक किस्म का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करो। इसको हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करो भी बोलते हैं, या फिर हम ओगियो करो भी बोलते हैं। तो इस हिसाब से आपने बनानी है, कोई भी आपको ओगियो करो आए या फिर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करो आए, तो इस हिसाब से आपने बिल्कुल बनानी है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट हो गया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमें क्या कुछ ज़रूरत पड़ता है, शॉर्टकट में लिखता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ता है अर्थमेटिक मीन, ए मीन लिखूंगा मैं, इसका मतलब है अर्थमेटिक मीन। अब जो हमारा अर्थमेटिक मीन है वो दो तरह का होता है, एक हम निकालते हैं अनग्रुपेड डेटा का और दूसरा हम निकालते हैं ग्रुपेड डेटा का। पहले मैं आपको अनग्रुपेड डेटा का बताऊं कैसे आपको मीन निकालना है। फॉर एग्जांपल आपको सिंपली डेटा दिया गया है, डेटा आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 1 5 6 2 3 5, ये आपको डेटा दिया हुआ है। अब बोला गया इसका मीन निकालो, सिंपली आपको ये दिया गया कि इसका मीन निकालो। आपने क्या करना है, इसका अपने मीन जो निकालना है वो आपने निकालना है, मीन लिखोगे आप इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में आपने क्या करना है, 1 + 5 + 6 + 2 + 3 + 5 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 6 करना है। इनको ऐड करना है, 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 + 2 यहाँ पर 14, 14 + 3 आपका हो जाएगा 17, 17 + 5 आपका हो जाएगा 22। फिर आप लिखोगे 22/6, तो यहाँ पे आपको आंसर निकाल देना है, क्या बनता है, 6 3 = 18, 3.6 4 24 हो जाता है, 3 = 18, 3 पॉइंट समथिंग जो बन जाएगा निकाल देना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके, क्योंकि कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका मीन बन जाएगा। मीन किसका हुआ, अनग्रुप्ड डेटा का। अब ऐसा ही आपको पूछा जाएगा कि आपने मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना है किसका, अनग्रुप्ड डेटा का। अब अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन कैसे निकालोगे, आपने क्या करना होता है, आपको जो भी चीज़ दी हुई है, जो आपको डेटा दिया हुआ है, जैसा यही डेटा मैं यूज़ करूँगा 1 5 6 2 3 5, ये डेटा दिया कि इसका आपने क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन का मतलब होता है पहले आपने इस जो आपको डेटा दिया गया है इसको बिल्कुल अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे छोटा 1, फिर उसके बाद लिखा 2, उसके बाद लिखा 3, उसके बाद आपने लिखा ये 5, उसके बाद लिखा ये वाला 5, उसके बाद लिखा 6। जब आपने ये लिखा, अब आपने देखना है कि आपकी मिडिल वैल्यू क्या है। मिडिल वैल्यू कैसे पता चलेगी, देखो आपको टोटल कितने 1 2 3 4 5 6, जब आपको इवन नंबर होंगे तो आपने क्या करना है, इवन नंबर में पहले 2 छोड़ के ये वाले जो 2 होंगे बीच वाले 2, क्योंकि जब इवन नंबर है आपने क्या करना है, 3 और 5 है, आपने किया 3 + 5/2, 5 + 3 कितना हो गया 8/2, दैट इज इक्वल टू 4। 4 आपका क्या निकल गया, मीडियन निकल गया। अब यहाँ पर इवन था तो आपने क्या किया, सेंटर वाले 2 को ऐड करके डिवाइड किया 2 के साथ। अगर आपको यहाँ पर ऑड होगा, जैसा आपको सिंपली लिखा है 1 2 3 5 6 का निकालो, तो आपने क्या किया, इन 2 को साइड के, इन 2 को साइड के, बीच बच गया 3, तो 3 आपका क्या है, 3 आपका मीडियन है। तो ये आपको कब पता चलेगा, जब आपको बिल्कुल ऑड नंबर होंगे। ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, ये आपके ऑड होते हैं, तो इसमें जो सेंटर वाला होता है वही आपका मीडियन होता है। जब आपको यहाँ पर इवन नंबर हो 2 4 6 8 10 12 ऐसे, तो आपको सेंटर वाले जो 2 होते हैं इनको प्लस करना होता है, डिवाइड 2 करना होता है, जो आंसर आ जाता है आपका मीडियन बन जाता है अनग्रुप्ड डेटा का।
अब हम यहाँ पर देखते हैं मोड क्या होता है। देखो अनग्रुप्ड डेटा की बात कर रहे हैं, अनग्रुप्ड डेटा में जो आपका मोड होता है वो हम बोलते हैं जो ज़्यादा रिपीट होता है। जैसा हमारे पास क्या था 1 2 3 5 5 6 था, इसमें ज़्यादा रिपीट कौन सा हुआ है 5 5 हुआ है, तो 5 2 बार रिपीट हुआ है, बाकी सब सिंगल हैं, तो 5 हमारा मोड बन जाएगा क्योंकि ये 2 बार रिपीट हुआ है। अब हम निकालेंगे हमारा जो मीन है अर्थमेटिक मीन ए मीन ग्रुप्ड डेटा का, जब हमारे पास डेटा ग्रुप में हो। पहले तो सिंपल था, ग्रुप्ड डेटा का जब होगा तब हम क्या करेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर बोला गया है कि ये कुछ बंदों की एज है 10 से लेकर 15 तक, एंड ये है 16 से लेकर 20 तक, और ये है हमें 21 से लेकर 25 तक, ये 26 से लेकर 30 तक, एंड ये 30 से लेकर 35 तक, ये हमारा एज ग्रुप है। एंड इसमें बोला गया कि हमारी क्लास में या किसी जगह भी 10 से लेकर 15 तक कितने स्टूडेंट्स हैं 3, और 16 से लेकर 20 तक कितने हैं जी 7 हैं, एंड 21 से 25 तक कितने हैं 5 हैं, 26 से 30 तक कितने हैं 2 हैं, 31 से 35 तक कितने हैं, तो ये हमारे पास समझो एक है। अब हमें ये जो चीज़ें हैं ये दोनों चीज़ें दी हुई होती हैं, इसको हम ये हमें फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, तो ये हमें दिया होता है, बाकी का हमने खुद तैयार करना होता है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर एक मिड पॉइंट चाहिए जिसको हम एक्स बोलते हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी का जमा ऐड, जब हम ऐड करते हैं तो हम इसका समेशन लिखते हैं, समेशन ऑफ एफ मीन फ्रीक्वेंसी का ऐड। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 7 + 3 10 10 + 5 15 15 + 2 17 + 1 18, तो इसका मतलब जो हमारा ये फ्रीक्वेंसी है ये 18 है। तो अब 18 ये हमारा क्या बन गया 18। देखो अब हमें यहाँ पर मिड पॉइंट की ज़रूरत है। 10 और 15 का जो मिड पॉइंट है सेंटर क्या है वो आता है 12.5। इन 16 और 20 का अगर मिड पॉइंट देखें वो क्या आ जाएगा 16 17 18 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। ऐसे इसके बीच में हमें 23 आ जाएगा, यहाँ पे हमें 28 आ जाएगा, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट सेंटर जो है वो 33 आ जाएगा। ये हमारे बन गए मिड पॉइंट। अब ये हमारा है क्या एक्स, ये हमारा एफ है। अब हम एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स का मतलब है एफ को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 के साथ, तो ये हमारा बन जाएगा 37.5। 7 को करेंगे 18 के साथ, ये हमारा बन जाएगा 126। 5 को करेंगे 23 के साथ, ये हमारा बन जाएगा 115। 2 को 28 के साथ करेंगे तो बन जाएगा 56। 33 1 ज़ा 33। अब इस पूरे को ऐड करेंगे एफ ऑफ एक्स को, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब जो एफ ऑफ एक्स है इस पूरे को ऐड करेंगे। अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो इसको ऐड करो तो आपको आंसर आ जाएगा 367.5। 367.5। अब आपका मीन क्या है, अब ग्रुप डेटा का मीन जो है वो है समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ। तो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब हो गया 367.5 डिवाइडेड बाई 18। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको इसका आंसर आएगा 20.42 जब आप इसको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे। तो ये हमारा ग्रुप डेटा का मीन निकल के आ गया। अब हमें है ग्रुप डेटा जो है, ग्रुप डेटा का अगर एग्ज़ाम में आ गया मीडियन बताओ तो हम क्या करेंगे। डेटा हमें दिया होता है बेसिक डेटा, जैसा कि हमें क्या दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ मैंने वही सेम यूज़ करूँगा, एज को हम एक्स बोलेंगे और यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया जो सेम लिखूँगा मैं 10 से लेकर 15 तक हमारे पास 3 थे, एंड 16 से लेकर 20 तक हमारे पास 7 थे, एंड सेम 21 से लेकर 25 तक हमारे पास 5 थे, 26 से लेकर 30 तक हमारे पास 2 थे, एंड 31 से लेकर 35 तक हमारे पास 1 थे। अब हम यहाँ पर इसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ये हमें ये इतना दिया होता है। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी खुद से निकालेंगे। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 3 अपनी जगह, 3 + 7 दैट इज़ 10, 10 + 5 दैट इज़ 15, 15 + 2 दैट इज़ 17, 17 + 1 दैट इज़ 18। अब एफ हमारा वो भी क्या बना 18 बना, और ये हमारा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाला है। अब यहाँ पर देखो जो हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो 18 है, इसको हम ये भी लिख या फिर हम इसको लिखते हैं n इज़ इक्वल टू 18। अब हम यहाँ पर जो हमारा फ्रीक्वेंसी 18 है इसका हाफ निकालेंगे, या f/2 या n/2, दैट इज़ क्या हुआ 18/2। 18/2 कितना हुआ 9, ठीक है, ये हमें क्या बन गया 9 बन गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे 9 जो है वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसके आसपास है, 9 जो वो किसके आसपास है, ये 3 है ये 15 है, तो 9 आ जाता है ये 10 वाले हिस्से में, ठीक है, 9 किस में आ जाता है 10 वाले हिस्से में, मतलब इसी के आसपास है, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 के आसपास है। तो इसका कौन सा डेटा बनता है ग्रुप ऑफ 16 to 20। तो हमारा जो 9 है मिड इसका फ्रीक्वेंसी का हाफ, तो 9 बनता है। तो ये जो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर हम देखें 10 के आसपास रहता है, तो 10 वाले ग्रुप डेटा के आसपास रहेगा, तो 16 से 20 वाले डेटा में रहेगा, ये हमारा डेटा बना। तो अब हमें मीडियन के लिए जो फार्मूला ज़रूरत पड़ता है, मीडियन के लिए जो हमें फार्मूला ज़रूरत पड़ता है वो होता है L + n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड यहाँ पे ये चीज़ें ब्रैकेट में डाल देंगे, डिवाइडेड बाई f इंटू h। अब L हमें क्या है, पहले हम नंबर देखें L है क्या। L हमारा हुआ जो हमारा अभी निकला उसकी लोअर बाउंड्री। तो लोअर बाउंड्री मीन जो हमें इसमें निकला, हमें ये 10 निकला जो भी हमने बोला मिड पॉइंट, तो 10 में जो लोअर बाउंड्री है इस फ्रीक्वेंसी क्या है 16 है, तो L हो जाएगा 16। एंड हम अब बोलेंगे कि हमारा L तो हो गया 16, अब हमें ज़रूरत किसकी है n/2 की। n/2 अभी हमने निकाला, n/2 इज इक्वल टू 9, तो n/2 हमें निकल गया है दैट इज़ इक्वल टू 9 पहले से ही। फिर हमें ज़रूरत पड़ता है CF।
तो सी एफ क्या होता है? सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके पहले, मतलब बिफोर, जो हमें अभी है, जो हमें 10 मिला, ये वाला हमें रेंज मिल चुका है, इसमें पहले जो है सी एफ होगा, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? तो ये 3 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगा नेक्स्ट यहाँ पर नीचे एफ होगी फ्रीक्वेंसी। एफ फ्रीक्वेंसी होगी जो हमारी अपनी फ्रीक्वेंसी है, इसकी वो क्या है, जो हमारा अपना डेटा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये 7 है। तो हम लिखेंगे एफ इज़ इक्वल टू 7, क्योंकि हमारी अपनी की फ्रीक्वेंसी 7 है। और एच हमारी जो है, एच हो गया हमारी जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, इसकी वेट कितनी है, इसमें टोटल कितने आते हैं, 10 to 15 या 16 to 20 या 25 to 21 के बीच में कितने, देखो 21, 22, 23, 24, 25, ये हमारे 5 आते हैं। तो एच हमारा हो गया 5। अब ये डेटा हमें मिल गया, अब ये हम फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे। एल की जगह हम डालेंगे 16 प्लस n/2 हो गया, जैसे ये 9 है तो n/2 हो गया 9, माइनस सी एफ हो गया 3, ये लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई एफ हमारा कितना है, डिवाइड बाई 7 इंटू एच हमारा कितना है 5। पूरा डेटा फिल हो गया। अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। फिर भी अगर हम देखें 16 प्लस 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6/7 एंड इंटू 5। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे ओवरऑल, 6 5 30, 30/7 प्लस 16, तो इसको अगर आप कैंसिलेशन करोगे 4.29 आ जाएगा। 16 इंटू 4.29 करोगे आपको 20.29 आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपने ग्रुप डेटा का मीडियन निकालना है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकालते हैं ग्रुप डेटा का। अगर हमारे पास ग्रुप दिया हुआ है तो ये ग्रुप मैंने वही उठाया जो हमने मीडियन का निकाला। तो हमें ग्रुप डेटा का मोड के लिए फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, वो है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2, तो पूरा मल्टीप्लाई होगा H के साथ। अब यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें ज़रूरत ये पड़ेगी कि हमें यहाँ पर मॉड क्लास जो है वो कौन सा है, हमारी जो क्लास दी हुई है इनमें से मॉड क्लास कौन सी है, मॉडल क्लास कौन सी है। तो जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारा मॉडल क्लास। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 37521 में 7 हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारी क्लास बन जाती है यही। अब सेम वही हाल हुआ, मीडियन वाला हमारे पास ग्रुप मिल गया किस्म का, तो ये हमारी क्लास बन जाती है। अब इस क्लास में एल का मतलब होता है लोअर बाउंड्री, एल हो गया लोअर बाउंड्री, तो एल हमारी लोअर बाउंड्री है, तो वो हमें क्या है 16 है, दैट इज़ 16, और 20 को हम अपर बाउंड्री बोलेंगे, ठीक है। एल हमें 16 मिल गया। उसके बाद हमें F1 की ज़रूरत है। F1 इज इक्वल टू, F1 किसको बोलेंगे, F1 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ जो हमारी मॉडल क्लास है, इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 7 है, तो F1 हो गया 7। F0 की ज़रूरत है। F0 का मतलब है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ बिफोर, मतलब जो हमारी ये चल रही है इसकी बिफोर कौन सी है, 3 है, तो हमने 3 लिखा। हमें F2 की ज़रूरत है। F2 का क्या मतलब है, F2 का मतलब है फ्रीक्वेंसी आफ्टर, जो हमारी ये है इसकी आफ्टर क्या है, वो 5 है। अब ज़रूरत है हमारे पास H होता है जो इसकी वेट कितनी है, तो ये हमें कितनी बनती है 16 से 20, तो ये हमें 5 है, तो ये भी हमें मिल गई। अब हमने ये डेटा फिल करना है इसमें। L हमारा कितना है, L हमारा 16 है, 16 प्लस F1 7 है, माइनस F0 दैट इज़ 3 है, डिवाइडेड बाई 2 F1, 2 अपना फार्मूला अपनी जगह पे, F1 हमारा कितना है दैट इज़ 7, यहाँ पे आ जाएगा, इन माइनस F0 दैट इज़ 3, इन माइनस F2 दैट इज़ 5, यहाँ पे हो जाए इंटू हमारा जो H है, H कितना है 5, वो यहाँ पे आ जाएगा ओवरऑल इसको करके। अब अगर हम इसको इस हिसाब से देखें तो हमें क्या बन जाएगा, ये अपनी जगह रहेगा 16 प्लस 7 माइनस 3 दैट इज़ 4/7 टू ज़ 14, 14 माइनस अगर हम 3 करेंगे, 14 माइनस डायरेक्ट 5 3 8, 14 माइनस 8 करेंगे इंटू ये 5 करेंगे, तो हमें टोटल बन जाएगा 16 प्लस 4/14 माइनस 8 दैट इज़ 6 इंटू 5। तो टोटल अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमें बन जाएगा 19.33। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 19.33 हमारा आ जाएगा आंसर।